करने जा रहे हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये बीपीएससी जो है, बीपीएससी ज्योग्राफी का पीवाईक्यू है और ये जो है वन लाइनर बुक है। इसको मैंने एमसीक्यू में डब किया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंडियन ज्योग्राफी को हम समाप्त करेंगे और इसी में थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी को करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा एमसीक्यू, तो हम इसी को डब करके वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू लाएंगे और ये भी पीवाईक्यू है। अगर बुक का नाम बता दूं किस बुक का मैंने किया है, तो उस बुक का नाम है पूर्वा अवलोकन, जो कि 2024-25 का न्यू एडिशन है। क्लियर? और अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं इस तरह का एमसीक्यू हर बुक का, जो मैंने अभी पढ़ाया है, सार संग्रह पढ़ा है, उसका एमसीक्यू तैयार करूंगा। तो आप बस सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं कंटिन्यू एमसीक्यू हर जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का एमसीक्यू तैयार करूंगा और बताइएगा इजी टू हार्ड क्वेश्चन रहेगा, ये मैं वादा करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन देखते चलिए, आपको समझ में आएगा और टाइम वेस्ट न करते हुए। टोटल 200 से ज्यादा ही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपके सामने ऑप्शन है और अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको अवश्य इसका आंसर लगेगा जो कि 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से, मतलब संसार मतलब विश्व का क्षेत्रफल से 2.4% है। पहला सवाल देखिए। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें डिटेल नहीं करेंगे, अगर डिटेल जानना है तो मेरा पढ़ाया हुआ इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिएगा, उसी से सवाल है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। पहला सवाल क्या देखिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से हम बताना था, 2.4 बताए, लेकिन इसी में जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, इसी में जोड़कर बनाया गया था। वन लाइनर में कैसे क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जनसंख्या बताइए कितना है। एग्जाम जो है 39th बीपीएससी में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो संपूर्ण 17% है। इसका आंसर है दूसरा नंबर का। उसी क्वेश्चन को तोड़कर अलग कर दिया है और ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 17% है। और ये पता है 2011 के जनगणना के हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो वही चल रहा है। अगर मैं बात करूं जो हम बीपीएससी चल रहे हैं उसी का चल रहा है। दूसरा आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का विस्तार अक्षांश व देशांतर में किस सीमा तक है। अब बताइए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बताना है, भारत का विस्तार बताना है, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगर पूछे कि अक्षांश का, तो हम समझ गए कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन पूर्वी देशांतर, मतलब देशांतर की बात करें तो देशांतर का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी लॉन्गिट्यूड तक है। तो इसमें तो कहाँ है, नहीं है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसी तरह सवाल पूछता है बीपीएससी, ध्यान रखना होगा आपको जब तक याद नहीं है। अब इसी में सवाल देखिए छाट के बनाया है, बहुत अच्छा मैंने बनाया है, मतलब बनवाया गया है। भारतीय मानक समय जिसे हम IST बोलते हैं, ग्रीनविच मध्य समय जिसे हम GMT बोलते हैं, में इन दोनों में बताइए कितना अंतर है। बताइए तो इन दोनों में कितना अंतर होगा, कितने घंटा का अंतर होगा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 5.5 घंटे का अंतर होता है, होते हैं मतलब 5.5 घंटे होते हैं। क्लियर? तो IST बताइए क्या होता है, GMT क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए अगर मेरा इंडियन ज्योग्राफी देखे हैं तो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बोलते हैं और GMT बोला जाता है ग्रीनविच, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, मीन टाइम को बोलते हैं। चलिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है सुनिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाएगी, कमेंट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे मैकमोहन रेखा। इसमें हमको नहीं लगता समय देने की आवश्यकता है। चलिए आगे चलेंगे, छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न है, ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि मॉक टेस्ट करा रहा हूं तो मॉक टेस्ट जैसा ही करवाऊंगा। और ये
याद रखिएगा, जीएस पॉइंटर से बताया जा रहा है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है, 24-25 का प्रकाशन है, पूर्वावलोकन का है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार किस पठार का ही विस्तृत भाग है? बताइए, जो मेघालय पठार है वो बताइए किस चीज का है? मतलब मेघालय पठार जो किस पठार का है विस्तृत भाग है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, आप बताइए। आप भी जानते हैं, पढ़े होंगे मेरा इंडियन ज्योग्राफी। मैंने 2 बार 3 बार इसी ऐसे ही नहीं रटाता हूँ, जानता हूँ कि अगर क्वेश्चन देखते ही टिक लगना चाहिए। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए, कमेंट कीजिए। तो ये पठार जो है हमारा मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। तो किसका है? दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। और ये जानते हैं पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में आज तक पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन, जितने भी बीपीएससी हुए उस सब में, जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये पूछा है 47th बीपीएससी में पूछा हुआ है। मैकमोहन वाला 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है। ये सब बताते जा रहा हूं मैं, आप बस देखते जाइए। अगर नहीं विश्वास है, पूर्वावलोकन का ऑनलाइन आप रखिए, इंडियन ज्योग्राफी का एक एक पार्ट का क्वेश्चन बनाया हुआ है, मैंने तैयार करवाया है स्पेशली कि आपके लिए जाएं तो बीपीएससी का ऑल इंडिया का एग्जाम दे के आए, क्रैक होगा, ये मैं वादा करता हूं। कश्मीर घाटी, देखिए यहाँ पे बढ़िया से करता हूँ। 7वां क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी की रचना किससे हुई है? तो कश्मीर घाटी की रचना बताइए किससे हुई है, कैसे बना है कश्मीर घाटी? बहुत कश्मीर घाटी घूमे हैं, बताइए। लेकिन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर घाटी की रचना जो हुआ है, बता देते हैं क्या लिखा, समी नदी से हुआ है, समी नदी होता है। 8वां क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो गंगा के मैदान को हम लोग किस रूप में करेंगे, इस सवाल को समझिए। और ये हम जानते हैं जड़ोड़ मैदान के रूप में हम इसे वर्गीकृत करते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है, बीपीएससी का सवाल है। और ऐसे हम क्या बोलते हैं इसे पता है? मतलब गंगा के मैदान को अगर पूछे किस रूप में वर्गीकृत किया गया तो जड़ोड़ मैदान टिक लगाइएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपसे सवाल जो बीपीएससी में पूछा गया है इसी सवाल का आधार पे कि गंगा के मैदान को एक जो है एक रूप में वर्णित किया गया है, तो किस रूप में? तो इसी को किया गया है भूमि से जुड़ा हुआ है। तो इसे इंग्लिश में बोला गया है, क्या बोला गया सुन लीजिए, जियो सिन क्लाइन के रूप में जाना गया है। समझ गए? अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं बात करूं 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 9वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश का जो है कहलाता है, वो बताइए किसे कहते हैं? मतलब किस को कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो शिवालिक का, भारत का है ना, तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश पूछे तो शिवालिक टिक लगा दीजिएगा। इसी का हिस्सा न मानेंगे हम लोग? मानेंगे ही। अगर ये बीपीएससी का जो है 43 जो है बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है, 43 और 43 और 42 दोनों में पूछा गया है। अब देखिए ये 42 का सवाल है, 42 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है किस युग में हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है किस युग में हुआ था? सॉरी, युग में हम बता सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से? तो हाँ बताएंगे, आप भी बता दीजिए। सेनेनोजोइक में हुआ था, क्या युग में हुआ था? याद रखिएगा, काल में हुआ था। तो सेनोजोइक काल में हुआ था। थोड़ा सा क्या है कि प्रिंटिंग जो है बढ़िया से नहीं हुआ है, अगला बार से बहुत सुधार करेंगे। बस ये फीडबैक के लिए मैं ले रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो इसी तरह जो मैं पढ़ाया हूँ अभी, पॉलिटिकल का जैसे पढ़ा दिया, इंडियन ज्योग्राफी का सात संग्रह पढ़ाया है, तो एनसीईआरटी का उसी का एमसीक्यू तैयार करूंगा। बस ये आपके फीडबैक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे 11वां प्रश्न है, अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग कहिए और हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग हो, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। ठीक है, अटल सुरंग को नाम सुनते हैं, रोहतांग को नाम सुनते हैं, ये हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश में है तो लंबाई कितनी है बताइए, एक सवाल है ना। तो देखिए अटल सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। तो हम बताएंगे 9.02 किमी है। सवाल जो है थोड़ा सा ये क्या किया है, बीपीएससी में हूबहू सवाल ये यही पूछा है और इसका आंसर जो है 9.02 किमी है और ये 67th बीपीएससी में पूछा हुआ है। मतलब अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश की ये लंबाई पूछा कितनी है। तो ये ऐसा नहीं कि उसी जगह पे बनाया गया, उसी क्षेत्र में है ना, इसलिए। अब देखिए अटल सुरंग का अलग सवाल कर दिया है। अटल सुरंग जो है किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला के पार जाती है? मतलब अटल सुरंग जो है
किस पर्वत श्रृंखला के पार जाती है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और आप भी जानते हैं। पूर्वी पीर पंजाब को पार करती है। आंसर अगर बी लगाए होंगे, सही लगाए होंगे। पूर्वी पीर पंजाब लगाए होंगे, सही है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं 13वां प्रश्न की, 13वां प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है कहाँ पे मिलता है? तो हम ये भी सवाल जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे। और नीलगिरी पहाड़ी जो बताइए किस राज्य का क्षेत्र है? अगर इंडियन ज्योग्राफी देखे हैं तो अवश्य ये टिक लगा के आइएगा। देखिए 14 प्रश्न की बात करें तो भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने, ठीक है, जो भारतीय समुद्री शास्त्री थे वो अरब सागर के तल में खोजे गए नए पर्वत का नाम क्या रखा? बताइए। जो भारतीय समुद्री शास्त्री थे वो अरब सागर के नीचे गए, तल में खोजे गए नए पर्वत का नाम क्या दिए, क्या रखा गया? तो उसे रमन सागर पर्वत रखा गया। क्या रखा गया? रमन सागर पर्वत रखा गया। जो सी लगाएंगे वो सही आंसर लगाएंगे। 15वां सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि गंगा मैदान की रचना किस प्रक्रिया से हुई है? तो हम बताएंगे अवसादन से हुई है। अब अवसादन क्या है? कमेंट कर सकते हैं। तलछट्टी से कहिए, तलछट के आया है और हिमालय से निकली है और नदियों द्वारा बहकर ये लाया गया, तलछट्टी द्वारा बना हुआ ये प्रक्रिया है और जो कि गंगा का नाम दिया गया है। तो गंगा का निर्माण प्रक्रिया जो बनी है ऐसे ही बनी है। क्लियर? तो यहाँ पे अवसादन शब्द दे दिया, कुछ दिक्कत नहीं, अवसादन दे दे, तलछट्टी दे दे, जलोढ़ निक्षेप दे दे, तो आंसर एक ही होगा। तीनों का एक ही नाम है। बहकर आए, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का विक्षेप हो, इस तरह का बोल दीजिए, तो ये हो गए। अब चलिए पेपर पे जो है 2 का बात करते हैं। अब 2 में जो सवाल बनता है हम वो देखते हैं। अब 2 में सवाल क्या बनता है सुनिए। ये भी 15 क्वेश्चन का सीरीज है, इसी तरह का आंसर भी दिया हुआ है, आपके लिए सुविधा दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? प्लीज बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? प्लीज कमेंट कीजिए। क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे सह्याद्री कहेंगे, क्योंकि सह्याद्री कहा जाता है और सह्याद्री ही में आता है महाराष्ट्र और कर्नाटक का पश्चिमी घाट। सह्याद्री पहाड़ी में आता है ना जी, आता है। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें, अब दूसरा प्रश्न देखिए, 15 क्वेश्चन हो चुका है, फिर 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का हर पेज, मतलब अगर पेज आप चाहते हैं तो 71 पेज है पूर्वावलोकन का, 24-25 एडिशन का है, उसी का क्वेश्चन है जो कि ये सवाल पूछा हुआ है 44 बीपीएससी में। और ये जो अभी सवाल देख रहे हैं कन्याकुमारी वाला, ये 65 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न देख लिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो हम अच्छे से जानते हैं ये 65 तक बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कार्डर। इसे बोलते हैं कार्डर मम बोलते हैं, कार्डर मम पहाड़ी में है, ये भी जान लीजिए। अगर बात करें सटा हुआ है कन्याकुमारी से। तीसरा प्रश्न अगर देखें, निम्न में से किस पहाड़ी पर जो है चाय बागान नहीं पाए जाते हैं? तो निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय का जो बागान है नहीं पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं दार्जिलिंग में चाय बनता है ना जी, बनता ही है। और बताइए कहाँ नहीं बनता है? तो हम जानते हैं नीलगिरी में भी बनता है, कानन देवन में भी बनता है, लेकिन गिरिनार में चाय नहीं बनता है। गिरिनार में चाय का पेड़ आपको नहीं दिखेगा। तो ये क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं चौथे प्रश्न का, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर पूछे कौन सी है, तो आपको आंसर का जवाब बहुत अच्छे से दे देना है। तो उसका नाम अगर बताए, आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन बोला जाता है। तो भारत की अगर सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछे तो हम K2 को ही टिक लगाएंगे। और ये सवाल आपका बीपीएससी का 42वां बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है और 67th बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस ऊंचाई पर अवस्थित है? तो नाथुला दर्रा का शब्द नाम आए, तो नाथुला दर्रा जैसे ही शब्द आए तो आपको टिक लगा देना है। आंसर होगा 4300 मीटर। यहाँ पे अगर ज्यादा रहता, पूरा एक्यूरेट इसका नाम है जो है ऊंचाई अगर 4310 मीटर है, ठीक है। तो नाथुला दर्रा जो है ऊंचाई जो है अवस्थित है। तो देखिए किस ऊंचाई पर अवस्थित है ये सवाल है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है मीटर, तो आप क्या कर सकते हैं, मीटर ही देंगे। लेकिन किस ऊंचाई पे है तो हम बताएंगे 4310 मीटर की ऊंचाई पर ये बताया गया नाथुला दर्रा। अगर पूछ देता ऑप्शन जो है, क्वेश्चन क्या था कि जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और
नाथुला दर्रा और खैबर, ठीक है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई अवस्थित है, तो ये है नाथुला दर्रा। तो इसका ऊंचाई हो गया, तो सवाल डायरेक्ट ही है। अगर छठे प्रश्न की बात करते हैं तो हिमालय में हिम रेखा किस ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो हिम रेखा का अगर पूछ रहा है कि किस ऊंचाई पे पाई जाती है बताइए, तो हम बताएंगे 4300 से लेके 600 मीटर पूर्व में बताएंगे। हिम रेखा जो है निम्न बता रहा है, हिमालय का जो हिम रेखा है उसका, तो देखिए 4300 से 600 मीटर बताया गया है। और नाथुला दर्रा का हाइट पूछा गया है, तो 4310 बताया गया है ना, याद होना चाहिए। तो देखिए हिमालय के हिम रेखा क्यों अगर पूछे किस ऊंचाई के बीच पाई जाती है, तो 4300 से लेके 600 मीटर के बीच आपको हिम मिल जाएगा आपको, है ना। सातवें प्रश्न की बात करें। सातवां प्रश्न है, देखिए बीपीएससी का ज्योग्राफी का पीवाई क्यों चल रहा है, और अगर ये तैयारी कर लिए तो बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम देने जाए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, देखिए प्रायद्वीपीय पर्वत किस युग में निर्मित हुई थी या हुए थे, बताइए। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है किस युग में निर्मित हुए थे, कमेंट करेंगे। हम चाहते हैं आप इस कमेंट को जवाब देंगे, तो हम अच्छे से जानते हैं। सातवें प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं और बहुत बेहतर देंगे, प्लीज दीजिए। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हुए हैं उसका जो है इसके तहत बताया जाता है, जिसे हम सेनोजोइक महाकल्प बोलते हैं या सेनेजोइक युग भी बोलते हैं। युग बोल दीजिए, महाकल्प बोल दीजिए, कोई पता नहीं। इसी के तहत यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार जो है किस प्रकार का है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार जो है वहाँ पे है कहाँ, तो हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार के हिस्से में, झारखंड के हिस्से में है, छत्तीसगढ़ तक ये गया हुआ है, ये तो हम जानते हैं। और ये सिंध गंगा मैदान और दक्षिणी में महानदी, ये सब क्षेत्र को जो है कब्जा करता है, एक तरह से ये टच करता है। तो हमको उतना नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि छोटा नागपुर पठार जो है किस लिए हम फेमस है। तो हम जानते हैं अवशेषी पठार के रूप में हम जानते हैं इसको। अवशेषी पठार का मतलब होता है कि यहाँ पे खनिज, औद्योगिक के लिए बहुत ही खनिज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अवशेषी पठार बोला गया, क्योंकि इसमें अवशेष से दब कर बना हुआ खनिज जो है, कोयला हो गया और भी कई प्रकार के खनिज हो गए, खनिज संसाधन में समृद्ध है हमारा छोटा नागपुर। अयस्क हो, अवरक हो, बॉक्साइड हो, ऐसे कोयला हो, लौह हो, ये सब चीज हमारे ये छोटा नागपुर में मिलता है, इसलिए अवशेषी पठार में हम इसे रखते हैं। और बीपीएससी के 65 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर पूछे दंड कारण्य क्षेत्र जो है किस प्रकार में स्थित है, देखिए इसी तरह हम लाएंगे हिंदी इंग्लिश एक साथ आप क्वेश्चन लाएंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, अन्यथा नहीं लाएंगे। देखिए बात यहाँ है, 9वां प्रश्न है कि दंड कारण्य क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। अब दंड कारण्य क्षेत्र तो हम कभी नाम सुने ही नहीं है, लेकिन हाँ है, दंड कारण्य रेंज है, जो कि बताइए किस राज्य में स्थित है। तो हम बताएंगे उपरोक्त में से कहीं नहीं है, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक है, मतलब कई राज्य में है ना, एक जगह पे थोड़ी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डाल दीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश डाल दीजिए, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त में से सभी होगा, आंसर देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक 5 ऑप्शन अगर आता तो यहाँ पे अगर लिख दे तो एक से अधिक अगर लिख दे तो यही आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त में से देखिए उड़ीसा आपको हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना भी इस सब हिस्से में आता है, जिसे हम दंड करण बोलते भी हैं, ठीक है, दंड रेंज भी बोलते हैं। तो ये सब ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलें, 10वें प्रश्न। ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, ये सवाल सिर्फ नलिन गार्ड में करवाता है। 10वां प्रश्न है, यह मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो कौन इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है जी। तो हम बताएंगे मेघालय पठार का हिस्सा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गारो, खासी, जयंतिया तो है ही, भुवन पहाड़ी नहीं होगा, क्योंकि ये सब जनजाति भी है, पहाड़ी भी है और क्षेत्र भी है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं, भुवन पहाड़ियां नहीं है। अगर मैं बात करूं 11वें प्रश्न की, 11वां प्रश्न को देखिए और बताइए कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं। तो हमारे लक्षद्वीप को देखते होंगे और उसमें बताइए कुल कितने द्वीप आपको दिख रहे हैं। द्वीप कहिए तो हम बताएंगे 36 द्वीप है। कितना है, 36 द्वीप आपको दिखेंगे। और हम जानते हैं लक्षद्वीप की जो है, अगर मान लें आपसे पूछते हैं कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है,
ये हम जानते हैं। अगर आपसे यही पूछ दे यहाँ पे कि 12वां प्रश्न को देखिए कि लक्षद्वीप द्वीप जो है किस प्रकार की उत्पत्ति से बने हैं, तो लक्षद्वीप की अगर पूछ दे कि कैसे उत्पत्ति हुई है, तो बताएंगे प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। इसकी लक्षद्वीप अगर बना है तो हमारे प्रवाल उत्पत्ति से ही बना है। अगर आपसे पूछे 13वां प्रश्न, तो विदर्भ भारत, जो हमारा विदर्भ भारत है का कौन सा क्षेत्र है? विदर्भ भारत, विदर्भ का नाम सुने होंगे, विदर्भ भारत का कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र का होगा और किसका होगा? विदर्भ का। विदर्भ का हम लोग विदर्भ से जोड़ के टीम खेलते हैं, महाराष्ट्र टीम का तरफ से खेलता है विदर्भ, सुने होंगे, यस, तो महाराष्ट्र का अंग है। चलिए आगे चलेंगे, 14 प्रश्न की बात कर रहे हैं। 14 प्रश्न है और बताइए झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही झूमने का मन करे तो झारखंड पहुंच जाइए, झुमरी तिलैया तो वहीं है। झुमरी तिलैया पर गाना बनी है और ये झारखंड में आपको दिखेगी। दिखेगी ना? नहीं दिखेगी? नाम दिखेगा। और याद रखिएगा, झुमरी तिलैया के बारे में अगर जानना है तो रेडियो पर गीतों के फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है ये झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया के नाम पे बना था। अगर 15वां प्रश्न की बात करें और आखिरी प्रश्न की, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश है। और बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से जानना है तो सबसे पहले हमको जनसंख्या के हिसाब से नहीं टिक लगाना है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो बचा क्या? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा था, ना कि जनसंख्या के आधार पर पूछा था। तो आंसर 15वां का जो लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे? पी, वो सही लगाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा, जो कि सब इंडियन ज्योग्राफी से बना हुआ PYQ है। आप अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन का जो है पूर्वावलोकन है और GS पॉइंटर करके बुक है 24-25 एडिशन, उसको सामने रखिएगा और मेरा जो MCQ तैयार किया हुआ है और वन लाइनर बुक को देखिएगा, आपको हूबहू वही आंसर दिखेगा। बस इतना जान लीजिए कि अब शेष जो शब्द हैं थोड़े से चेंज रहेंगे, क्योंकि शब्द में जरूरी नहीं कि जैसे सवाल दिया है उसका एक ही शब्द हो, एक ही आंसर हो, तो 3 आंसर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। चलिए पेपर 3 की बात करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करते हैं और सिर्फ PYQ करवाते हैं। तो भारत के किस भाग में, देखिए यहाँ पे द्रवियन प्रजाति होना चाहिए, तो द्रविडियन यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो द्रवियन प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो जैसे ही द्रवियन प्रजाति की बात होगी तो द्रवियन भाषा होता है, द्रवियन लिपि होता है, और ये द्रवियन जो शब्द आएगा ये साउथ इंडिया का आएगा, मतलब दक्षिण भारत का आएगा। तो ये आंसर हमारा दक्षिण भारत लगा दीजिएगा और सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? बताइए किस में नहीं किया गया है? तो हम जानते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में आपको दिखेगा, क्योंकि कर्नाटक तक भी दिखेगा, लेकिन हरियाणा में नहीं दिखेगा, क्योंकि हरियाणा को इसमें जनजाति नहीं मिलते हैं, इसलिए जनजाति में नहीं रखा गया है। आंसर सुनते हैं और समझते हैं। देखिए सवाल को समझिएगा, नहीं तो एक गलती आपका बहुत गड़बड़ कर देगी। देखिए बोडो जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो देखिए बोडो जनजाति इस ऑप्शन के हिसाब से बताया जाता है कि असम में पाई जाती है, तो आंसर बी इसका आंसर होगा सही। और सुनिए अगर बात करें चौथे प्रश्न की, तो गारो जनजाति जो है किस राज्य में है? तो गारो जनजाति, तो गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी कहाँ है? तो ये मेघालय में है। तो देखिए गारो पहाड़ी पे बोडो जनजाति भी पाए जाते हैं, लेकिन गारो जनजाति हैं, इसलिए मेघालय हम टिक लगाएंगे। नहीं तो असम में भी गारो पहाड़ी है, समझ गए। जनजाति आपको गारो पहाड़ी मतलब गारो जनजाति आपको असम में भी दिखेंगे, मिजोरम में भी दिखेंगे, लेकिन हमको सबसे इम्पोर्टेंट कि मेघालय में है गारो, जयंतिया, खासी, ये सब पहाड़ी, तो वहीं हम सबसे ज्यादा पहले टिक लगाएंगे। तो दोनों क्लियर हो गए। इसमें दिक्कत अगर है तो कमेंट कीजिएगा। अगर हम बात करें आगे, क्या बात करें, तो सुनिए भील जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति बताइए कहाँ पाई जाती है? प्लीज कमेंट करें, प्लीज 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 कमेंट करेंगे। तो भील जनजाति हमारा जानते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए भील जनजाति का अगर बात करें तो राजस्थान भी सही होगा, महाराष्ट्र भी सही होगा, एकदम सही बात बोलेंगे। अब यहाँ पे भाई तो हम महाराष्ट्र आंसर इसलिए लगाएंगे क्योंकि BPSC PYQ ने
माना है कि महाराष्ट्र है। और ये 48 याद रखिएगा 48 बीपीएससी में है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे माना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान दे दिया है, तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों आंसर होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एमपी को टिक लगाइएगा। अगर एमपी आंसर आए तो एमपी को टिक लगाइएगा क्योंकि वहाँ पाई जाती है। फिर आपको राजस्थान में मिलेगा, फिर गुजरात में मिलेगा, फिर महाराष्ट्र में मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ में मिलेगा, फिर त्रिपुरा में मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। इस सब में शामिल है हमारा कौन, हमारा भील जनजाति। और याद रखिएगा कि आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, और तीसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र में है। तो याद के हिसाब से दोनों आंसर होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, एक से अधिक टिक लगा दीजिएगा। पांचवा आंसर याद रखिएगा, एक से अधिक, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए बोडो जनजाति तो कई राज्यों में पाई जाती है कि नहीं, पाई ही जाती है, कई राज्यों में पाई जाती है भाई। लेकिन हम इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो असम को टिक लगाएंगे। असम में बोडो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ऐसे गारो पहाड़ी में ही बोडो जनजाति भी पाए जाते हैं, तो मेघालय के हिस्से में होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर असम है तो असम को पहले टिक लगाएंगे। बोडो जनजाति आपको असम में दिखेगा। अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो गारो जयंती किस राज्य की है। तो गारो जयंती जानते हैं, फैला हुआ अगर गारो पहाड़ी देखा जाए तो गारो जयंती आपको दिखे तो असम में भी दिखेगा, मिजोरम में भी दिखेगा और मेघालय में भी दिखेगा। तो हम मेघालय टिक लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि गारो खासी जयंतियां आपको पहाड़ी और जनजाति वहीं दिखेंगे। और भील जनजाति की बात करें तो देखिए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जनजाति याद रखिएगा कि हमारा जो है एमपी में सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे आरजे मतलब राजस्थान में, तीसरे नंबर पे जीटी में गुजरात में, और चौथे नंबर पे एमएच में महाराष्ट्र में। इस तरह का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र में फैला हुआ है, तेलंगाना, ये सब क्षेत्र में जो है भील जनजाति है। लेकिन हमको ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना है। तो हम देखिए लगाते तो महाराष्ट्र, अगर राजस्थान नहीं होता तो, लेकिन राजस्थान है। देखिए उड़ीसा में भी भील जनजाति है, तो उड़ीसा को एकदम साइड रखिए। महाराष्ट्र और राजस्थान में थोड़ा कंपटीशन हो जाता है, लेकिन अभी तत्काल में हम राजस्थान ही टिक लगाएंगे क्योंकि राजस्थान में है जनसंख्या के हिसाब से एमपी या राजस्थान में। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। तो आंसर इसका याद रखिएगा राजस्थान में। अगर मान लीजिए राजस्थान नहीं होगा तो महाराष्ट्र 100% टिक लगा के आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, तो टोडो जनजाति की बात करें तो देखिए टोडा जनजाति कई राज्यों में पाए जाते हैं, ये तो फाइनल है, लेकिन किस राज्य में पाई जाती है इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो हम बताएंगे कि टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी में मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। क्लियर। अगर ऐसे नहीं रहता तमिलनाडु तो हम केरल भी टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु है तो केरल को टिक नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गए। अगर हम बात करें कि सातवें प्रश्न की, भरमौर जनजाति जो है क्षेत्र किस राज्य में है। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है किस राज्य में है ये बता रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो भरमौर हिमाचल प्रदेश, बस खत्म, ये पूछा हुआ है। एचपी आंसर लगा के चलाइएगा। ऐसे और भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन एचपी लगाइएगा। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है गंगा की जरूर मिट्टी की गहराई जो है लगभग कितनी होती है। तो गंगा की जरूर मिट्टी की गहराई अगर पूछे लगभग कितनी होती है, कमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं इसकी 6000 मीटर तक होती है। तो 6000 मीटर जो आंसर लगाएंगे वो सही लगा के आइएगा। अगर मैं बात करूं कि किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती है, तो जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे वहां पे देवता का निवास होगा। वहीं देवता से निवास होकर क्या निकलेगा, गंगा का जो है निर्माण होगा, तो देवप्रयाग होगा। देवता देवप्रयाग याद रखिएगा। ऐसे हमारे पास विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग हैं। 5 स्थान है और सभी का अलग अलग मैं इंडियन ज्योग्राफी में फन के साथ मैंने बताया है। अगर देखे होंगे तो अवश्य भूलिएगा नहीं। अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे हम जल प्रवाह के आधार पर है वो कौन सी है, बताइए कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो हम भारत की सबसे बड़ी नदी अगर हम बात करें तो अपनी गंगा को तो नहीं छोड़ सकते, ये हम जानते हैं।
लेकिन बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है तो गंगा नॉर्मल बात है। दूसरे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा में देखा जाए तो गोदावरी है, भारत की नदी। ठीक है, आंसर सुनिए। भारत में एरांग लुंग और जांगबो नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एरांग लुंग और या जांगबो के नाम से ब्रह्मपुत्रा को ही जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। क्लियर है? ऐसे जंग ब्रो ऐसे है नाम। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो जैसे ही मानसरोवर की बात आएगी तो हम उपरोक्त में से सभी टिक लगा देंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु सभी आ जाएंगे। मानसरोवर झील की बात करें तो इसमें सभी का। 13वां प्रश्न की बात करें तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, मानस नदी की बात आएगी तो बताइए भूलेंगे हम लोग? नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा, मानस नदी, ऐसे याद रखिएगा, मानस नदी ही सहायक है ब्रह्मपुत्रा का। 14 प्रश्न की बात करें, किसकी बात करें? 14 प्रश्न की, कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी, जिसे हम भ्रंश घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे घाटी होनी चाहिए, या आप इसे रिफ्ट वैली भी बोल सकते हैं। ठीक है, से होकर बहती है, बताइएगा। तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है तो हमारा नर्मदा नदी को कैसे भूल जाइएगा, ताप्ती नदी को कैसे भूल जाइएगा, है कि नहीं? तो आंसर आप समझ गए। 15वां प्रश्न की बात करें तो सोन, नर्मदा और महानदी किस स्थान से निकलती है? तो हम जानते हैं अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। इससे बेहतर सवाल आंसर क्या जवाब दें? अरे कुछ नहीं तो सोन तो याद रखिए, नर्मदा याद रखिए, महानदी ये सब जो है अमरकंटक से निकलती है। अब बताइए सतपुड़ा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? प्लीज कमेंट करेंगे। पेपर नंबर 4 पढ़ते हैं। बीपीएससी का चल रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। बीपीएससी ज्योग्राफी का पीवाईक्यू चल रहा है, जो कि बीपीएससी में आज तक जितने भी पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। और ये 15वां जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर जो है नीचे आ गया है, और इसका प्रिंट जो है ऊपर होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। और पेपर 4 का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का खेड़ी बेल्ट, यहाँ खेतरी बेल्ट बोला जाता है, यहाँ पे खेड़ी भी बोलते हैं, खेतरी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, बता सकते हैं? तो राजस्थान का जो राज्य है खेड़ी, वो है तांबा के लिए, तांबा खनन के लिए ज्यादा ही प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? तांबा के लिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। आगे हम चलें, थोड़ा जानते हैं और जानकारी लेते हैं। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, बता सकते हैं? तो भारत का सबसे बड़ा अवरक अगर उत्पादक पूछे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी राजस्थान को ही मानेंगे। ये इसलिए हम मानेंगे क्योंकि बीपीएससी में पीवाईक्यू के अनुसार ये पूछा गया सवाल है ना, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है। और अगर ये पूछ रहा है तो कौन से एग्जाम में पूछा है? 66 री एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा, और 63 भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये भी सवाल जानते हैं। तो राजस्थान का है और ये अवरक के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताया गया है। भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य किसे लगाया? राजस्थान लगाया। और तीसरे नंबर पर अगर होता तो हम बिहार लगाते, ठीक है, और फिर झारखंड लगाते। तो बिहार झारखंड लगाते, लेकिन यहाँ पे है राज्य राजस्थान है तो नहीं। हाँ, राजस्थान की जगह पे अगर आंध्र प्रदेश होता तो आंध्र प्रदेश को फिर टिक लगाते। तो आंध्र प्रदेश तो है नहीं, तो मतलब राजस्थान ही लगाएंगे ऑप्शन में, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में होता है, फिर बिहार और झारखंड में होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली कोयला खदान जो है कहाँ खोली गई थी? बताइए। तो भारत में पहली कोयला खदान कहाँ खोली गई थी? कमेंट करेंगे, बताइए प्लीज कमेंट करिए। तो हम जानते हैं कोयला खदान जो खोदी गई थी वो रानीगंज कोलकाता में खोली गई थी। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये हम जानते हैं। रानीगंज पश्चिम बंगाल, ऐसे याद रखिएगा, जो कि पश्चिमी तट के क्षेत्र में बताया जाता है। और ये खोली गई थी 1774 में, ये कार्य शुरू किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। चलिए वो सब तो बातें छोड़िए, वो सब बातें हम बाद में हिस्ट्री में करेंगे, अभी तो ये जान लीजिए बस। अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो झारखंड के जोरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? और यहाँ पे जोरिया नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रिंट का खेल हो गया, झरिया, झरिया क्षेत्र। तो झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? झरिया। तो हम जानते हैं
कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसमें कोई शक तो है नहीं। चलिए आगे चलते ही पांचवें प्रश्न की बात कर रहे हैं। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है कोरबा कोलफील्ड कहाँ स्थित है। देखिए, कोलफील्ड कहने का मतलब कोयला का जगह, जहाँ पे कोयला मिलता है, कोयला का मैदान। तो कोरबा जो है एक जगह है जहाँ पे कोयला है, वो स्थित है। बताइए, कोयला का खदान है, कोलफील्ड खदान खोदी गई है या अवस्थित है, उस क्षेत्र का बताइए। तो वो है छत्तीसगढ़, है ना, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात करूं छठे प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न है भूमिगत कोयले का दहन जो है किस राज्य में होता है। दहन मतलब कि आग लगा हुआ है, बताइए। तो वो बताइएगा आप। झारखंड में नीचे आग लगा हुआ है, भूमिगत कोयला में दहन मतलब आग लगा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो झारखंड में है और झारखंड के झरिया में है। अगर बात करें सातवें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो भारत की सबसे पुरानी तेल भंडार जो है कौन सी है। तो सबसे पुरानी तेल भंडार कौन सी है। डिगबोई असम। तो यहाँ डिगबोई हो गया, डिगबोई भी लिख सकते हैं और डिगबोई भी कहीं कहीं दे देता है, तो डिगबोई असम में है। ये सबसे पुरानी तेल भंडार है। क्लियर हो गए। तो इस तरह का सवाल मिलता रहेगा। कुछ कुछ अभी जो है एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हुई है जल्दी करने में, लेकिन अब जल्द से अगला बार ध्यान दिया जाएगा। भारत में पहली तेल ऊर्जा संकटन किस दशक में आई थी। अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं और आपको पसंद आता है तो हम इसे और भी बेहतर करके आपको लाएंगे। अगर इस सवाल आपको लगता है कि बेहतर है, मुझे तो बेहतर लगता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। संकट कब हुआ था, तो हम जानते हैं इसका समय काल बताया जाता है और 70 से 80 के दौरान बताया जाता है। 1970 से 80 के दौरान बताया जाता है। उस समय हुआ था, तेल के लिए बहुत ही दिक्कत हो गई थी। आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए, भारत का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक राज्य कौन सा है। सोचिए, ये सब वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मेरा भारत का वीडियो का देखे होंगे तो हम सारा ये सब पढ़ा चुके हैं। तो एक बात जान लीजिए कि भारत में थोरियम का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादक और भंडार की बात करें तो हम यहाँ पे किसको लगाएंगे, केरल को लगाएंगे। इसमें सोचना ही नहीं है, केरल को टिक लगा दीजिएगा, केरल है। अगर और बात करें 10वें प्रश्न का, तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर हम जानते हैं बिहार के लिए भी प्रसिद्ध है। नॉर्मल चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पेपर नंबर 4 का 11वां प्रश्न है बरौनी सुपर थर्मा पावर। ठीक है, बरौनी सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है। 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बिहार। पूछना क्या है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है। हम जानते हैं कि अगर बात करें, क्या बात करें, राणा प्रताप सागर की बात करेंगे तो हम राजस्थान को टिक लगा के आ जाएंगे। किसको, राजस्थान को, राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। 13वें प्रश्न का सिर्फ एमसीक्यू हो रहा है इसलिए डिटेल नहीं दे रहा हूँ। डिटेल जानना है तो मेरा मैराथन भारत इंडिया ज्योग्राफी का महामैराथन बीबीएससी वन लाइनर करके एनसीईआरटी प्लेलिस्ट बना हुआ, देख लीजिएगा। 13वां प्रश्न की बात करें तो भारत में विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान जो है कितना है, बताइए कमेंट कैसे। तो हम बताएंगे इसका, अगर आपसे पूछे तो ये आंकड़े के हिसाब से 11.8% बताना है और ये 2022 के हिसाब से पूछा हुआ सवाल है, इसलिए ये सही होगा क्योंकि 2022 में ये पूछा हुआ सवाल था, PYQ है ना, इसलिए। तो अभी वर्तमान में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो 24 का जो मैं बुक पढ़ा है उसमें दिया हुआ है, आप उससे देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं 14 प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में 1994 में, मतलब 1994 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी थी। ये भी हमारे PY क्वेश्चन में है। तो आपको बताना है 243 किग्रा तेल के बराबर है। 243 किग्रा तेल के समतुल्य है, बराबर है। ये भी बात सही है। 15वां प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों कि वित्तीय कमजोरी का एक प्रमुख कारण क्या है। इसको टिक लगा दीजिएगा, आपने सी लगा दीजिएगा। इसका क्लियर नहीं है, ये आपका करंट के हिसाब से अपना चेंज कर दीजिएगा, तो ये छोड़ दीजिए सवाल को। चलिए, तो ये
बात करते हैं अब पेपर नंबर 5 का। पहला सवाल है कि भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य अगर पूछ रहा है कौन सा है, तो हम बताएंगे राजस्थान। राजस्थान 2023 के हिसाब से भी बताएंगे और वर्तमान में भी बताएंगे कि यही आगे है। और दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में कुछ इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यही है, तो उस श्रेणी के लौह अयस्क उपस्थित होते हैं इसलिए। क्लियर? चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? टिस्को संयंत्र की बात कर रहे हैं, तो टिस्को संयंत्र अगर आपसे पूछते तो हम जानते हैं टिस्को मतलब टाटा। टाटा कर दीजिए, टाटा नगर चले जाइए। और टाटा नगर कहाँ है, कमेंट करिएगा। अगर मैं बात करूं टाटा नगर हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पे जमशेदपुर भी दे दिया है, इसलिए जमशेदपुर भी होगा, लेकिन टाटा नगर जब ऑप्शन में है तो जमशेदपुर लगाने की आवश्यकता नहीं है। चौथे प्रश्न की बात करें, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती मिलें कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती मिल अगर पूछ दे तो इस ऑप्शन के हिसाब से कोयम्बटूर लगा दीजिएगा, आप सही हो जाएगा। ऐसे बताइए तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती मिलें अगर पूछे तो कोयम्बटूर लगाना है, अगर भारत में पूछते तो कमेंट कीजिए कहाँ होता है। अब देखिए यहाँ पे डालमिया नगर जिसे हम बिहार में है, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम उसे बोलेंगे सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार से सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी में, सोचिए, और ये भी कौन से पेपर 63 और 56 और 59 में पूछा हुआ ये सवाल है बीपीएससी में। छठे प्रश्न की बात करें तो अखबार कागज उद्योग कहाँ स्थित है? तो अखबार कागज उद्योग जो है कहाँ स्थित है, प्लीज कमेंट करेंगे। तो अखबारी कागज बोलिए, अखबार कागज बोलिए, तो इसका नेपा नगर का नाम सुने होंगे, उसी जगह पे है। और नेपा नगर कहाँ है, प्लीज कमेंट कर सकते हैं किस राज्य का हिस्सा है, ये सब भी सवाल पूछता है। कोरबा जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर तो एल्युमिनियम सही है, लेकिन और भी है, कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है कोरबा, याद रखिएगा, और विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कोरबा मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है कि आठवां प्रश्न बताता है कि मालाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मालाज खंड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे। तो मालाज खंड अगर पूछते आपसे तो क्या बताइएगा? तो हम जानते हैं ये हमारे लिए बताएंगे, तो तांबे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अमालाज खंड अगर बोले तो किसका हिस्सा में आता है बताइए? तांबा उत्पादन में अच्छा खासा है ये मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। चलिए, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, कौन सा सवाल? 9वां प्रश्न, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब इसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, किससे संबंधित है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मेरा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भारत का, इंडिया का ज्योग्राफी अगर महामैराथन देखे हैं तो अवश्य आपको काम आएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ये भी क्लियर है। अगर आपसे पूछे 10वें प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो कब रेल तैयार हुआ था, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो है भारत में पहले रेल मार्ग की अगर बात करें तो 1853 की बात करते हैं, 1853 की बात करते हैं, तो ये बात भी सत्य है। चलिए, अगर हम पूछे 11वां प्रश्न की, तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? सोचिए, ये रेलवे का सवाल है, लेकिन पूछा कौन है? 48th और 50th बीपीएससी में पूछा हुआ है, मतलब 52nd बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, समझ गए? तो आपको ये बताना है कि ये बड़ी जो पटरी है इसकी अगर पूछे तो 5.5 फीट बताया जाता है। ठीक है, 5.5 फीट बताया जाता है। चलिए आगे चलें। अगर बात करें 12वें प्रश्न का, तो रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर अगर पूछे तो हाजीपुर तो हम जानते हैं हमारे बिहार में है, तो भाई बिहार में ही होगा।
ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ 13वें प्रश्न का, तो 13वें प्रश्न सुनिए कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी एक्सप्रेस कौन-सी है? बताइए। तो एक्सप्रेस कौन-सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी एक्सप्रेस कौन-सी है? कमेंट करेंगे। तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल है। अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 3, 1 त्रिवेंद्रम राजधानी नहीं होगा, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम जो है राजधानी बोलिए या सेंट्रल, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी एक्सप्रेस वे है। क्लियर हो गए? और ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, मैं कहीं से अपने मन से नहीं दिया हूँ। अगर 14वां प्रश्न की बात करें तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह पूछे कहाँ स्थित है, तो प्लीज कमेंट करेंगे। तो पारादीप अगर बंदरगाह की बात करें तो बताइए। हम जानते हैं पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के क्षेत्र में है। पारादीप का एक नया नाम पड़ा है, प्लीज कमेंट करेंगे। बीपीएससी में ये सारे सवाल पूछे हुए हैं और आगे भी पूछेंगे। ये 15वां प्रश्न सुनिए कि जवाहर नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही जवाहर नेहरू की बात होगी तो हम जानते हैं, आप बताइए क्या है। जैसे हम गोवा में अगर पूछते कि कौन सा पतन है बंदरगाह, कमेंट कीजिए। तो बंदरगाह जो है वो है महाराष्ट्र में। और जवाहर नेहरू पोर्ट को ही एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम प्लीज कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे, क्या चलेंगे बता देता हूँ कि गंगा के मैदान भाग को दक्कन के पठार से विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? बताइए। पहला प्रश्न है, पेपर नंबर 6 है। तो हम जानते हैं कि गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से विभाजित अगर करता है तो वो है विंध्याचल श्रेणी है। तो विंध्याचल श्रृंखला बोल दीजिए, विंध्याचल श्रेणी बोल दीजिए, विंध्याचल पहाड़ बोल दीजिए। अगर पूछे दूसरा प्रश्न, भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर, मतलब बहने वाली नदियां कौन सी है? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां आपको गोदावरी और कृष्णा ही दिखेगी ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर। और कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे और सुन लीजिए कौन कौन नदियां हैं। लगभग सारी नदियां आ जाती है इसमें। जैसे गोदावरी कृष्णा तो समझ गए, कावेरी समझ जाइए, महानदी समझ जाइए, स्वर्ण रेखा नदी समझ जाइए जो कि झारखंड वाला है, जो कि बंगाल में भी बहती है। ब्राह्मणी नदी समझ जाइए, और बैगाई नदी, ये सब जो है पूर्व में बहने वाली नदी है। तो आपसे इसी सवाल से मैं बात करूं कि बताइए, गोदावरी नदी जो है वो दूसरे नंबर की भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, और इसे गोदावरी को ही दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के एक महत्वपूर्ण नदी माने जाते हैं। क्लियर? चलिए, गंगा बताइए किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? आपसे पूछ रहा तीसरा, भीमा नदी जो है, बताइए भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट में प्लीज करेंगे। तो हम जानते हैं भीमा नदी उपनदी है या सहायक नदी है, तो किसका? कृष्णा नदी का है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। तो चौथे प्रश्न है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता क्या है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, इसकी विशेषता यही है कि नदियां वर्ष भर बोल रहा हूं, वर्षा पर निर्भर है। तो केवल वर्षा के जल प्राप्ति करती है प्रायद्वीपीय नदियां। यह गैर बारहमासी बोल दीजिए, मतलब 12 मासों तक पानी इसमें नहीं रहता, वर्षा पर डिपेंड करता है। क्लियर? ये बात तो समझ जाइए प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछेगा तो। अगर आपसे पूछे पांचवा प्रश्न है कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है बता सकते हैं तो बताइए, तो कमेंट करिएगा। इसमें ह्यूमस, आयरन, चूना ये सब मिला होता है, कार्बनिक पदार्थ है इसमें। ठीक है, और बात करें छठे प्रश्न की, तो छठे प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो हम जानते हैं भारत में तांबा उत्पादक राज्य पूछे तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राजस्थान लगाएंगे। नहीं तो यहाँ पे देखिए बता दूं, ये बीपीएससी के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान आंसर सही है, एक्यूरेट है, लेकिन ऑप्शन में इसमें आपको जिस आंसर की तरह देखा जाए तो अभी हम करंट के तह जोड़ के दिए हैं, तो ये सबसे पहले मध्य प्रदेश, सेकंड में हम राजस्थान टिक लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को लगाएंगे, तो आंसर इसका एक्यूरेट एकदम सही जो होगा, करेक्ट, वो होगा मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश नहीं होता तो हम राजस्थान टिक लगा देते। क्लियर? लेकिन बीपीएससी ने क्या था कि मध्य प्रदेश ऑप्शन में हटा दिया था और उसकी जगह पर राजस्थान दिए हुए था, इसलिए राजस्थान आंसर दिए हुए हैं। तो ये मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए और दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, अगर बात करें सातवें प्रश्न का, सातवां प्रश्न है, क्या है सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश व बिहार के पूर्वी भाग किस मैदान में शामिल है? बताइए। तो मध्यगंगा मैदान में शामिल है ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग जो है, भाग का मैदान जो है सम्मिलित है, तो ये आप जानते हैं मध्यगंगा मैदान के बीच में ये है। सही बात है, यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही तो गंगा है, मिडिल गंगा पैनल भी बोला जाता है। आठवें प्रश्न की बात करें तो बताइए, तो भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, भीलवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कपड़े से जुड़े हुए बात कही गई है, मतलब वस्त्र, कपड़ा मतलब वस्त्र, वस्त्र से जुड़ा हुआ है, क्लोथ से है। तो भीलवाड़ा मुख्य रूप से आपको कपड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध मिलेगा और वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। और भी जानकारी एमसीक्यू में नहीं मिलेगी। अगर 9वें प्रश्न की बात करें, अगर मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं वन लाइनर, तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, अन्यथा बहुत ही हार्ड लगेगा। अब देखिए, शिवालिका पर्वतमाला किस भाग का है? आप बताइए, शिवालिका पर्वतमाला किसका भाग है? सवाल है। तो हम जानते हैं कि सवाल जो है अगर बीपीएससी में पूछा गया है, यही पूछा गया है कि सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है, तो किसका है बताइएगा। तो हम बताएंगे शिवालिका पर्वतमाला का भाग है, लेकिन यहाँ पे शिवालिका पर्वतमाला पूछ रहा है किसका भाग है, तो हिमालय का ही है ना, हिमालय पर्वत का भाग है। और ये दक्षिण और बाहरी भाग बताया जाता है, मतलब बाह्य हिमालय का भाग बताया जाता है। 10वां प्रश्न देख लीजिए, कन्याकुमारी से जुड़ी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से जुड़ी जो पहाड़ियाँ हैं वो है हमारा, शुरू में ही सबसे पहले ये सवाल बना था, कार्डमम, कार्डमम पहाड़ी बताया जाता है। देखिए, कार्डमम बोलिए या कार्डमम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पहाड़ी से जुड़ा हुआ है कन्याकुमारी। अब 11वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि होती है, मतलब ठंडा कृषि होता है, ठीक है, तो बताइए कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ठंडे में वार्षिक वर्षा अगर आपसे पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है, सवाल ऐसे था बीपीएससी में कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि होती है उनमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो हम बताएंगे 75 सेमी से कम होती है, मतलब 75 से कम होती है। क्लियर हो गया? चलिए, हर ढंग से सवाल मैं कर रहा हूँ, जो वो पूछा है और जो मैं बनाया हूँ। 12वां प्रश्न है कि हरिके बैराज किस मरुस्थल की सिंचाई कराता है? तो हरिके बैराज जो है किस मरुस्थल की सिंचाई करता है, कमेंट करेंगे तो हम बहुत अच्छे से बता देंगे। हरिके बैराज जो है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताया जाता है। तो अब बताइए कि थार मरुस्थल ऑप्शन में है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अगर 13वां प्रश्न की बात करें, 13वां प्रश्न है कि इंद्रावती और शबरी नदियां किसकी सहायक है? तो इंद्रावती हो और शबरी नदियां हो, किसकी सहायक बताई जाएगी, बता देंगे तो हम बताएंगे गोदावरी नदी तट सुने, तो गोदावरी की है, बात खत्म। तो दंडकारण्य में जो इंद्रावती है और शबरी सहायक नदी है, यहाँ पे क्या बोला है, किसकी सहायक नदी है? तो दंडकारण्य क्षेत्र है, रीजन है, उसी में इंद्रावती है और शबरी है, ये सहायक नदी है किसकी, तो गोदावरी की होती है। जैसे देखिए, भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो हम बताएंगे यहाँ पे महाराष्ट्र है।
क्योंकि महाराष्ट्र अग्रणीय है और दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये बदलते रहता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश। तो ये अपडेट आप देख के जाइएगा, नहीं तो कहिएगा कि सर गलत बताते हो। गलत नहीं है, बीपीएससी के हिसाब से महाराष्ट्र आंसर सही है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे इंटरनेट के माध्यम से देखें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन चीनी उत्पादन में अगर राज्य है तो कौन है, तो ये आपको बताएगा उत्तर प्रदेश को, ठीक है। लेकिन हम महाराष्ट्र को ही मानेंगे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही तीन हैं जो फेमस है। तो महाराष्ट्र पहले, उत्तर प्रदेश सेकंड में लगाइएगा, ठीक है। और 15वां प्रश्न का जवाब सुन लीजिए कि 15वां प्रश्न है कि ईंट बनाने में किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता है, तो लैटराइट मिट्टी का उपयोग होता है। क्लियर। बात करते हैं हम लोग, पहला प्रश्न, हरित क्रांति के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल बताइए। तो हरित क्रांति में किसका हुआ था, गेहूं का हुआ था, इसमें सोचना ही नहीं है ना। हरित क्रांति में चमत्कार अगर हो तो गेहूं टिक लगाइएगा, आंसर आपका सही होगा। चलिए कुछ कुछ देखिए, बीपीएससी है तो पुराने समय का है और करंट हम बताते चलेंगे। अगर आपसे पूछे दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण है, बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण क्या है बताइए, तो चूना पत्थर बताया जाता है। जो बीपीएससी में पूछा है उसी को मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो इसमें नहीं दिया है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए तीसरा प्रश्न है, शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे, जहाज का जो मलबा है का पता सूची, सैल रीफ, एमिशॉल्स, क्या है, एमिशॉल्स बोलते हैं, और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। यह स्थित है कहाँ, तो यह है गोवा के तट से दूर है। तो गोवा के तट से दूर देखिएगा तो वहाँ पे शिपरेक कम एक पर्यटन के संदर्भ में था, जहाँ पे जहाज के मलबे दबे हुए हैं उसका पता लगाया जा रहा है। तो गोवा से दूर, गोवा के तट से दूर था। अगर बात करें स्वर्ण रेखा नदी इस गांव से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है इस गांव से, मतलब कहाँ से निकलती है, तो नगरी गांव से निकलती है, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, नगरी गांव से निकलती है। पांचवा प्रश्न है कि गंडक का अन्य नाम है, तो गंडक का अन्य नाम अगर पूछे तो नारायणी बोला जाता है, नारायणी इसका नाम है। आपसे पूछेगा सोना, सोना बिहार के इस जिले में मिलता है, तो सोना जो है वो बिहार के किस जिले में मिलता है, तो जमुई जिले में आपको मिलेगा, जाइएगा तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर सातवें प्रश्न की बात करें, त्रिवेणी, क्या बोलेगा, त्रिवेणी नहर जो है इस नदी पर बनाई गई है। तो त्रिवेणी का नाम सुनते ही आपके मन में आ गया होगा गंडक नदी, तो गंडक नदी पर बनाई गई है। आपसे सातवें प्रश्न तो हो गए, आठवें प्रश्न की बात करते हैं। अवरक जिसे माइका बोला जाता है, तो अवरक मिलता है, कहाँ मिलता है बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। तो बीपीएससी के 69th बीपीएससी में पूछे गए सवाल के अनुसार कोडरमा का नाम सुने होंगे, कोडरमा में मिलता है। आप जानते हैं कोशी मैदान का नाम सुने होंगे, कोशी नदी का नाम सुने होंगे, उसी जगह कोशी मैदान है। तो कोशी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछ रहा है तो बताइए कितना होता है, तो 30 मीटर ही होता है। कितना होता है, 30 एम होता है, 30 मीटर होता है। 10वां प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है वह पठार जहाँ कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, मतलब आपका कैंसर काट रहा है और भारत का मानक रेखा काट रहा है एक दूसरे को, तो कहाँ पे काटती है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा, तो बघेल खंड का नाम सुने होंगे, उस जगह काटती है। तो बघेल खंड बता दीजिएगा। बघेलखंड किस राज्य का हिस्सा है, प्लीज कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सवाल आपसे पूछता ही है। इसके आंसर के हिसाब से हम जान गए कि ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बघेलखंड है। लेकिन अभी तत्काल अगर देखें तो उसी का नाम बदल के, बहुत नाम बदलते रहते हैं, तो ये होते रहता है। और ये जानते हैं छत्तीसगढ़ का चित्र अब जानते हैं। देखिए अब देखिए, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये सब के क्षेत्र में क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों में गुजरती है जी, गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों जो है एक दूसरे को एक दूसरे से जो गुजरती है वो छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है, और छत्तीसगढ़ के राज्य से सूरजपुर जिला सुन रहे हैं ना, वहाँ पे एक दूसरे को काटती है। अब सूरजपुर जिला तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो बघेलखंड वहाँ पे है, तो बघेलखंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, जिला नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है पठार, तो सूरजपुर में ही बघेलखंड नाम का पठार है, वहीं पे काटता है। तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। क्लियर।
तो ये सवाल को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। तो आप बताइए तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है, तो अल्मोड़ा जो है ये उत्तराखंड जिले को जो है तिब्बत सीमा पर नहीं है, तो अल्मोड़ा नहीं है, पिथौरगढ़ है, बागेश्वर बागेश्वर है, उत्तरकाशी है। ठीक है, तो आप बताइए अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड के किस हिस्से में पड़ता है? तो हम जानते हैं कुमाऊं मंडल के क्षेत्र में पड़ता है, और ये जो है हिमालय के कुमाऊं पहाड़ी है ना, उसी में दक्षिण सीमा में पड़ता है। क्लियर हो गया? तो चलिए 12वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए। बहुत इजी, माउंट एवरेस्ट क्या 8848.86 मीटर बताई जाती है। ये बात तो मैंने पढ़ाया है, मैंने तो पढ़ाया ही है ना, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। 13वां प्रश्न है, स्लेट इस प्रकार की चट्टान है, तो बताइए स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो हम बताएंगे रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान है मतलब कि कयांतरित चट्टान के अंतर्गत हम इसे रखेंगे। कयांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित और कयांतरित एक ही है। अगर मैं बात करूं 14 प्रश्न की, तो हीराकुंड परियोजना जो है बताइए इस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना बोल दीजिए। हीराकुंड बताइए परियोजना जो बना है किस नदी पर बना है, यही सवाल आपको पूछ रहा है। हीराकुंड महानदी पर, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड प्रोजेक्ट कुछ भी लिख सकता है। तो महानदी, महानदी है कहाँ? किस राज्य में जहाँ पे ये बना हुआ है। 15वां प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन है बताइए? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे डॉल्फिन है। करते हैं बात, यहाँ करते हैं हम लोग कि सेट नंबर पेपर 7 का बात करते हैं, और इसमें जो बीपीएससी का इंडियन ज्योग्राफी का चल रहा है, आज तक पूछे गए प्रश्न का उसका एमसीक्यू तैयार करके लाया हूँ। तो चलिए पहला पार्ट हो चुका है, #1, #2 चल रहे हैं। इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी #2 या भारत भूगोल #2 #1 ऐसे सर्च करिएगा। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर या बीपीएससी पीवाईक्यू करके सर्च करिएगा, वाई नलिन अकाडमी लिखिएगा तो मेरा वीडियो आपको दिखेगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो। अन्यथा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। जितना फॉलो करिएगा उतना नया नया अपडेट हम देंगे, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं किए हैं, इसलिए मैंने उस पर अपडेट देना थोड़ा सा कम किया है, नहीं तो देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्लेट या प्लेट जो होते हैं, प्लेट कहिए या पठार कहिए, किस राज्य में है या किस राज्य में विस्तृत है बताइए? तो हम बताएंगे झारखंड में बता देंगे। कहाँ बताएंगे? झारखंड में विस्तृत है। वैसे छोटा नागपुर बिहार में भी है, लेकिन सर्वाधिक रूप से अगर हम देखें छोटा नागपुर तो झारखंड को बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, तो वो बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल बंदरगाह को ही कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जिसे हम कांडला बंदरगाह भी कहते हैं, और ये जीटी में है, ये हम भी जानते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो जान लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल कैसे हो जाएगा बिहार को छोड़कर? बिहार में साथ है ना घनत्व के हिसाब से, तो एकदम तो ऑप्शन नंबर ए ही तो गलत है और सब सही है। क्लियर? अगर मैं बात करूं चौथे प्रश्न की बात करेंगे, तो चौथा प्रश्न है, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम कृष्णा, नर्मदा और कावेरी के बाद हम जानते हैं गोदावरी हमारा दूसरा नंबर है भारत में लंबी नदी में, तो गोदावरी ही ठीक होगा क्योंकि पहला हमारा गंगा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो गोदावरी सबसे प्रथम होगा, है कि नहीं? याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी बताइए, गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है? ऐसे साउथ इंडिया का ये सब जाकर साउथ इंडिया में ज्यादा बहती है ये सब नदी, निकले कहीं से भी लेकिन साउथ इंडिया में जाके बहेगी। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से भाई छोटा के, बड़ा भाई को लीजिए और छोटे भाई का तक आपको रोक देना है। तो आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की चोटी जो है जितना भी आपको दिखेगा वो याद रखिएगा अन्य मूड़ी बोलिए या बोला जाता है इसे अन्य मूदी भी बोलते हैं। तो अन्य मूदी तो ये जो है केरल का है, ये तो सबसे फेमस और सबसे ऊंची है, तो प्रथम है, सबसे बड़ा है, तो ये हो गया।
टोडा बेटा दूसरे नंबर पे आता है और गुरु शिखर तीसरे नंबर पे और महेंद्रगिरी चौथे नंबर पे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको ये बात तो सही है, तो इसमें दिक्कत तो है नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही लगाइएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब टोडा पाई जाती है, तो टोडा जनजाति पाई जाती है कहाँ? ठीक है, तो देखिए टोडा उड़ीसा उस समय ऑप्शन में सही था, क्योंकि टोडा जनजाति जो है उड़ीसा में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नीलगिरी पहाड़ी के निवासी हैं, मतलब तमिलनाडु में है। तो हमसे पूछा टोडा जनजाति पाई जाती है, तो तमिलनाडु में ज्यादातर पाई जाती है, इससे टोडा जनजाति हम लगाएंगे तमिलनाडु। नहीं तो उड़ीसा में भी जाती है। भारत में कई अलग अलग जाति हैं, है ना, सब अलग अलग फैले हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि इसी में सिर्फ है। अगर बात करें सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सही मेल कौन सा है, तो देखिए सौर ऊर्जा परियोजना के हिसाब से मेल अगर देखा जाए तो मेल तो था कि ऐसे से मिलाना था, ठीक है, सही मेल, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसमें हम तैयार कर दिए हैं कि इसमें से ही एक आंसर बता देना है। तो देखिए सही मेल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि सही मेल नहीं है, तो कौन सही मेल नहीं है? तो देखिए ये सही मेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ है ना कर्नाटक में है, तो ये हमारा क्वेश्चन इसलिए मैंने नहीं को हटा के खाली कर दिया सही में। तो मतलब पावा गड़ा कर्नाटक ये सही मेल है। प्रश्न की बात करें तो 1969 में और 70 1969 से लेके 70 में मतलब 70 मतलब 1969 से लेके 70 में 32.33% खनिज उत्पादन कर अग्रणीय राज्य था। कौन अग्रणीय हो गया भाई 1970 के हिसाब से बताएंगे? तो हम जानते हैं बिहार हमारा था। कौन था? बिहार। और बीपीएससी का पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या बोलता है कि जे.एन. टाटा ने जो है सिंहभूम में इस्पात कारखाना किन नदियों के बीच स्थापित किया था? तो देखिए नदियों की बात करें और झारखंड की बात करेंगे, टाटा है कहाँ? झारखंड में। झारखंड के सिंहभूम कहाँ है? सिंहभूम वो भी है झारखंड में। तो आप जान गए कि स्वर्ण रेखा तो झारखंड में ही है, तो स्वर्ण रेखा, लेकिन शंख नदी नहीं, खरकाई नदी होगा। तो स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के बीच में खोला गया है ये, मतलब इन दोनों पे खोला गया है ये फैक्ट्री। 10वें प्रश्न का 10वां प्रश्न है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। तो सीमित तो होगा ही ना, हरित क्रांति गेहूं के लिए था। अब गेहूं मतलब खाने वाला चीज, तो खाद्य फसल में वो आएगा, तो एकदम सीमित ही था, खाद्य फसल में था। चलिए खाने वाले में आ गया। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं 11वें प्रश्न की, भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कुआं है, तालाब है, नहर है, ये तो हमारे भारत में है। ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब बीपीएससी का ये असिस्टेंट का जो है बीपीएससी में नहीं, असिस्टेंट 2023 का सवाल है ये। चलिए गोदावरी का बात करें, 12वां प्रश्न है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है बताइए भारत के उत्तर में बहती है कि भारत के दक्षिण भाग में बहती है या भारत के पश्चिम में, कि गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा का सहायक नदी की बात नहीं कहिए, बस भारत के दक्षिण में ये बहती है। ये तीनों नदियां निकलती कहीं और से है लेकिन बहती है साउथ में। गंगा को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क की बात करें का उत्पादक राज्य कौन है? बता सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादक राज्य अगर आप पूछते हैं आपसे तो गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उड़ीसा को हम याद करेंगे। किसे याद करेंगे? उड़ीसा को। देखिए इसमें जो है परिवर्तित होते रहता है करंट के हिसाब से। ये बीपीएससी 2023 के क्वेश्चन है। तो अभी आपको जो मेरा इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया हूँ उसको आप देखिएगा। तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा भी कौन सा राज्य आगे है, कहाँ है, कितने नंबर पे है, इस सारा मैं पढ़ाया हूँ। अगर देखे हैं तो फन के साथ मैंने 3-4 बार रटवाया है। तो आप याद रखिएगा कि लौह अयस्क का उत्पादक राज्य अगर भारत में सर्वाधिक पूछे तो बताइए कौन सा है? तो आप क्या बता दीजिएगा? उड़ीसा लगा दीजिएगा। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और दूसरे नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड और कर्नाटक भी है हमारा, ऐसे याद रखिएगा। तो सब है लेकिन उड़ीसा आगे है, फिर छत्तीसगढ़ है। 14 प्रश्न है कि असम का वह नगर जो तेल नगर कहलाता है, बताइए कौन है? तो हम जानते हैं डिगबोगोई का नाम सुने होंगे। किसका नाम? डिगबोगोई। तो डिगबोगोई जो है ये हमारा शहर है जो कि असम का तेल नगर कहलाता है। ये हो गए 14 प्रश्न। अब चलते हैं 15 प्रश्न की बात करते हैं। भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारों की जो है लक्षित लंबाई है, बताइए। तो भारतमाला परियोजना जो है आपसे पूछ रहा है कि गलियारों की लक्षित लंबाई पूछे,
या भारतमाला प्रोजेक्ट बोल दीजिए। तो याद रखना है, इसे हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोलते हैं, ठीक है? कमाने का एक ज़रिया है, गलियारा मतलब कॉरिडोर, याद रखिएगा। जिसकी लंबाई 26,000 किमी है। कितनी है? 26,000 किमी है। तो ये हमारे सेट का 7वां पेपर खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग 8वें पेपर की ओर। अब इसमें देखिए हम चला रहे हैं स्पेशली पीवाईक्यू। इसी तरह एसएससी का पीवाईक्यू चलाएँगे। इसी तरह सारा पीवाईक्यू चलाने वाले बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब होना चाहिए। एनटीपीसी, रेलवे सबका पीवाईक्यू महामैराथन बना के दे दूँगा आपको। तो चलिए पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है कालेश्वरम स्थित है। तो कहाँ कालेश्वरम स्थित है बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, प्लीज बताइए। तो हम जानते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया है कि विश्व का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूछे कालेश्वरम स्थित है, तो ये है तेलंगाना में। बस इतना ही जान लीजिए। अगर आपसे पूछे दूसरा प्रश्न क्या है, वंशधारा जल विवाद हुआ था। तो वंशधारा जल विवाद एक है का संबंध जो है इन राज्यों से है, किन राज्यों से है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच ये विवाद है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न है वह कृषि जिसमें किसान किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, उसे किस कैटेगरी में रखते हैं, किस खेती में रखते हैं, किस कृषि में रखते हैं? तो हम जानते हैं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं वो रहेंगे जीवन निर्वाह खेती में रहेंगे। तो जीवन निर्वाह खेती ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आपसे सवाल पूछ रहा है चौथे नंबर का, गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क अगर आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है, तो हम बताएंगे गिर मतलब गुजरात में है। यहाँ एशियाई शेर आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे और खूबसूरत शेर का भंडार भी आपको दिखेगा। 5वां नंबर है, यह नदी जो है भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो कौन सी नदी जो है भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है? तो सतलज नदी भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है। सतलुज नदी अगर ये बंद हो जाए तो हालत खराब हो जाती है पाकिस्तान की। छठे प्रश्न की बात करें, लिपू लेख दर्रा स्थित है। तो लिपू लेख दर्रा जो है स्थित है, तो लिपू लेख जैसे ही शब्द आए तो लिपू लेख उत्तराखंड, यूटी याद रखिएगा। तो उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे 7वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो 7वां प्रश्न है, यह पर्वत जो है शिखर सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा पर्वत है? इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हुए आपको कमेंट करना है। तो कमेंट कीजिए, तब तक मैं कलर चेंज करता हूँ। तो बताइए यह पर्वत जो है, शिखर जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो सही सुमेलित तो क्या है? यहाँ पे देखिए अबोर झारखंड, यही गलत है। नहीं तो नामचा वर्ला अरुणाचल प्रदेश, अन्नीमुड़ी केरल और गुरु शिखर राजस्थान में है, ये हम जानते हैं। अब आप बताइए अबोर कहाँ है? कमेंट कीजिएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा वन लाइनर देखे हैं और अगर मेरा नली का भी 2.0 पे ये वन लाइनर पढ़ा है वो बीपीसी देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा। 8वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन सा है? प्लीज बताइए। तो हम जानते हैं कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसका आंसर का जवाब जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट, तो ये है हमारा मरीना बीच, जो कि कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। और चेन्नई में है, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ये प्राकृतिक शहरी समुद्री तट है जिसकी लंबाई अगर पूछे ना तो 13 किलोमीटर बताइएगा। क्लियर हो गए? और इसकी 13 किलोमीटर बताना और लंबाई अगर पूछना, मतलब जो हमारा गुजरात का जो तट रेखा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी है, जिसकी अगर बात करें तो 2340 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2340 किलोमीटर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर तट रेखा पूछे तो जीटी लगाइएगा, गुजरात लगाइएगा। और अगर पूछा सबसे लंबा समुद्र तट पूछ रहा है तो मरीना बीच। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, सब बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 9वें प्रश्न है, कावेरी की सहायक नदियां। तो कावेरी की सहायक नदियां पता है कौन है? कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। तो कावेरी की सहायक नदियां, अगर मेरा नदी के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता है। तो कावेरी की सहायक नदियां जो है अमरावती, भवानी
और हेमवती है। तो अमरावती, भवानी भवानी और हेमवती नदियां जो है सहायक नदियां हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 10वें प्रश्न की, किसकी? 10वें प्रश्न की बात करें तो देखिए, भारत में कॉफी का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन है? जैसे ही कॉफी आए तो क से कॉफी, क से कर्नाटक, मैंने ऐसे ही याद करवाया था, तो आपने आंसर लगाया होगा। कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे। जितना से जितना शेयर करिएगा उतना से उतना जल्दी वीडियो में लाऊंगा। 11वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है, तो बताइए कहाँ पाया जाता है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है, तो वो पाया जाता है। 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 2011 के अनुसार देखना है, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है और सर्वाधिक जनसंख्या तो मिजोरम राज्य में है। कहाँ है? मिजोरम राज्य में है। सही बात है। ये 2021 में ये सवाल पूछा हुआ है, वो भी ऑडिटर के लिए, जो एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए था। और 12वां प्रश्न की बात करते हैं, तो 12वां प्रश्न को हम देखें तो भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या है? तो उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ नहीं है। अब देखा जाए तो हम आंध्र प्रदेश को लगा सकते हैं, राजस्थान को टिक लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश को लगा सकते हैं। इस सब चीज़ को, हरियाणा, गुजरात, ये सब में तिलहन का है। लेकिन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का उतना चर्चा नहीं है, तो हम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सवाल ये होना चाहिए था कि भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन-सा नहीं है ना? लेकिन चलिए है, तो हम मानते हैं कि दोनों में दोनों है, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान, लेकिन इसमें से कोई ना कोई तो आगे होगा। तो देखिए 2021 के अनुसार हम बता देते हैं, और पेपर में पूछा हुआ 21 में ही है सवाल, 21 का ही है। 7.9 जो है मिलियन मीट्रिक टन है तिलहन का उत्पादन करता है राजस्थान, तो राजस्थान सबसे आगे है। मध्य प्रदेश ज़्यादा नहीं करता, 6.3 ही करता है, तो 7 पॉइंट जो ज़्यादा कर रहा है तो राजस्थान कर रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश होगा, तो अभी सर्वाधिक अगर पूछ रहा है तो राजस्थान को टिक लगाइएगा, तब सेकंड में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश को टिक लगाइएगा। चलिए 13वां प्रश्न की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्य हवाई अड्डा है, तो बताइए ये वाणिज्य हवाई अड्डा आपको दिखा होगा, और ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है, तो बताइए 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको जो कुशोक वकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है ना, उसी के बारे में पूछा गया है और इसी से संबंधित है। और इसकी अगर पूछे समुद्र तल से ऊंचाई पूछे ना, तो समुद्र तल से ही नापा जाता है, तो 32-56 मीटर ऊंचाई बताया गया है। लिखा हुआ है ना, इसे कभी कभी हम रिम्पोचे बोलते हैं, 6 के जगह पे 6 बोलते हैं, रिम्पोचे एयरपोर्ट बोलते हैं या हवाई अड्डा बोलते हैं। 14 प्रश्न है कि हाल ही खोला गया, मतलब हाल ही में यहाँ पे लिखना चाहिए था, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग दर्रा या रोहतांग सुरंग, बताइए क्या है? तो बताइए अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? देखिए अटल सुरंग बोलिए या आप रोहतांग सुरंग बोलिए, किसे जोड़ता है? तो हम जानते हैं लेह और मनाली राजमार्ग को जोड़ता है, तो लेह और मनाली जो राजमार्ग है इसी को जोड़ने का काम करता है। और कुछ दिक्कत नहीं, नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये सुरंग जो है रोहतांग दर्रे के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसी का नाम अटल सुरंग रखा गया है, ये भी जान लीजिए। तो अटल सुरंग हो या रोहतांग दर्रा पूछे, जोड़ता किसे? लेह मनाली को। 15वां प्रश्न है, मनाली कहाँ है? कमेंट कीजिए, किस राज्य का हिस्सा है? ब्रह्मणी, कावेरी, महानदी और ताप्ती नदी, ठीक है? मतलब ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी और ताप्ती नदी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र किसका है? मतलब आपसे पूछे सबसे कम क्षेत्रफल वाला बेसिन कौन सा है? द्रोणी मतलब होता है बेसिन, याद रखिएगा। तो सबसे कम स्मॉलेस्ट बेसिन कौन सा है एरिया वाइज? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ब्रह्मणी का होगा। किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे ब्रह्मणी का, उसी का होगा। क्लियर? चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से, नहीं तो फिर कावेरी, ताप्ती ये सब तो है। अब चलते हैं, पेपर नंबर 9 है और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके पास है कि साइलेंट वैली, जिसे हम शांत घाटी भी बोलते हैं, तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही साइलेंट वैली का नाम आएगा तो हम जानते हैं कि ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो केरल की ये शांत घाटी
जो है जिसे हम साइलेंट वैली बोलते हैं, ये पता है किस लिए है? इसमें जो है पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है इसी साइलेंट वैली में। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत में ताप विद्युत परियोजना पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व मतलब पूरब से पश्चिम की दिशा में सही क्रम में बताना है, ईस्ट टू वेस्ट बताना है। ये जो विद्युत परियोजना है जिसे हम क्या बोलते हैं, भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट बोलिएगा, भारत में ही है ना, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में व्यवस्थित है। सवाल ये है, तो इसी को मैंने इस सवाल को इस तरह से बनाया है, पश्चिम दिशा में, तो सही क्रम में बताना है। तो हम जानते हैं नाम रूप, नाम रूप पहला है, देखिए जिसे नाम रूप भी बोलते हैं, नम रूप भी बोलते हैं। ओबरा, ओबरा या ओबर, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है च को हटा दीजिए, परीक्षा, कोटा, ये सब जो है क्या है, ताप विद्युत परियोजना है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। क्लियर? जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है। नामरूप, ओबरा, परीक्षा, कोटा, ये सब जो है। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है ट्रेवर्था। ट्रेवर्था के अनुसार भारत का जलवायु का प्रकार बताना है। तो देखिए इसके अनुसार अगर भारत की जलवायु की प्रकार बात करें तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून है। उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र से तुरंत उत्तर में चलिएगा, नॉर्थ में, और साउथ में जाइएगा ना, उसी के सटे हुए क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्रमशः ये दिखेगा आपको, जो कि साउथ और नॉर्थ के इलाके में ये दिखता है, उसी को हम कहते हैं। देखिए ट्रेवर्था के अनुसार ही बताया गया है। क्लियर? चलिए, ये इंपॉर्टेंट था, बता दिए मैंने, नहीं तो दिक्कत हो जाती। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो चौथा प्रश्न है कि हैदराबाद में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी, जो लौटता है, वापसी मतलब लौटना, का समान तिथि क्या होता है? बताइए। समय समान तिथि पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि इसका समान तिथि जो होता है ये 15 अक्टूबर होता है। तो हम बताएंगे कि 15 अक्टूबर। तो हैदराबाद में है ना, साउथ और वेस्ट मानसून अगर वापस लौट रहा है तो 15 अक्टूबर डेट बता दीजिएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। अगर पूछे भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछे, तो ये पूछा हुआ बीपीएससी में प्रश्न है, तो नगरीकरण बोल दीजिए या नगरीकृत बोल दीजिए। तो गोवा तो है, गोवा ही है ना। चलिए, अगर मैं छठे प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न को देखिए और बताइए कि मालनाड क्षेत्र जो है संबंधित है। तो मालनाड क्षेत्र संबंधित है, ये टायर जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसका है। तो मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है कर्नाटक के पठार से है, तो कर्नाटक के पठार से ये आपको दिखेगा। ये भी क्लियर हो गए। अगर सातवें प्रश्न की बात करें, किसकी बात करें, सातवें प्रश्न की बात करें, तो सातवें प्रश्न को देखिए और समझिए कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किस भूभाग का हिस्सा है? तो किस भूभाग का हिस्सा बताया गया है, बताइए। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग जो है गोंडवाना लैंड, आपको इसमें दिख रहा होगा, तो गोंडवाना भूभाग का है। तो गोंडवाना लैंड बोलिए, गोंडवाना भूभाग बोलिए। अब देखिए सही युगम बताना है, इसमें क्वेश्चन को अभी हटा दे, हम बाद में इसको देख के दें। इन तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो आप इसे छोड़ सकते हैं, 8 और 9 सवाल को छोड़ सकते हैं, 10 सवाल को आप देख सकते हैं। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। 10वां प्रश्न बताता है कि लिका भानी हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो लिका भानी हिमनद किस राज्य में स्थित है, ये आपसे अगर पूछे तो बताइए। देखिए लिका भानी लिख दिया, यहाँ पे लिखा जाता है लिखा, सुनिएगा, लिखा क्या है, पानी नदी, लिखा पानी नदी पूछ रहा है किस राज्य में, मतलब लिखा पानी हिमनद किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें सोचना ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम बताइए जो पहले नाम था इसका। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि कोशी परियोजना, जिसे हम कोशी प्रोजेक्ट बोलते हैं, 1954 में किन देशों के बीच समझौता से शुरू हुआ था? तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा
1954 में कोसी जो सिंचाई परियोजना कहिए या कोसी जल विद्युत परियोजना बोलिए, समझौता जो हुआ था भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। तो भारत और नेपाल के मध्य ये समझौता हुआ था 1954 में, 54 में। अगर मैं 12वां प्रश्न की बात करूं तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति द्वारा पूजित वृक्ष है। तो बताइए कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पूजा जाता है मुंडा जनजाति द्वारा और संथाल जनजाति द्वारा? कमेंट में कर सकते हैं, आपके लिए है। और ये पता है छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसी में मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति पूजते हैं। वो कदम का पेड़ है ना, उसको पूजते हैं। कदम का पेड़ कोई बहुत लोग नहीं देखे होंगे। कदम का पेड़ आप खाए होंगे, कदम का चटनी खाइए। कदम जब पकता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब खाने में अच्छा लगता है, खट्टा मीठा है। और जो गाँव में रहते होंगे वो कदम को जानते होंगे। और याद रखिएगा जायद, जायद की बात करते हैं। जायद क्या है बताइए? तो जायद एक तो हम जानते हैं फसल है, और जायद मौसम में भी डाल दीजिए। जब फसल होगा तो जायद मौसम भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो बताइए कि जायद के मौसम में कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? यही सवाल है ना। तो जायद फसल मौसम में बताइए कौन सी फसलें बोई जाती है? तो हम बताएंगे जायद में वही होगा जो खरबूजा, खीरा और तरबूजा होगा। क्योंकि इसमें कब होगा? जब रबी और आपका खरीफ, ये दोनों के बीच का हिस्सा जो निकलता है उसे जायद बोलते हैं। उसी में खरबूजा, खीरा, तरबूजा आपको खाने को मिलेगा। खीरा, ककड़ी भी मिलेगा। खीरा तो परमानेंट है, ककड़ी आपको मिलता है। भूकंप के संबंध में सही कथन क्या है? तो भूकंप के संबंध में सही कथन पूछे तो भूकंप के संबंध में सही कथन क्या है? कथन सत्य बताना है। तो हम जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए भूकंप का केंद्र सतह पर स्थित स्थान उपकेंद्र कहलाता है। चलिए ये बात हम मानते हैं। आगे बताइए कि पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भूकंप पूर्वानुमान की एक विधि है। चलिए ये भी बात है, पशुओं का व्यवहार से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो ये दोनों हमको जो कथन सही लग रहा है। देखिए दोनों सही है, सही बात है, पता चल जाता है, जानवर को पहले पता चलता है। तो हम कंफर्म करने के लिए हम आंसर देख रहे थे। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उनके स्थान का सही युग्म बताना है। तो भारत के पेट्रोलियम जो क्षेत्र हैं, जो खनिज तेल कहिए या पेट्रोलियम कहिए, उत्पादक क्षेत्र में इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताना है, सही बताना है। तो देखिए सूरत बेशी गुजरात, ये तो हम जानते हैं। लेकिन सुरमा घाटी कहाँ है? सुरमा घाटी असम है, ये बात सही है। लेकिन गुजरात में सूरत बेशी नहीं है, सुरमा घाटी है जो कि असम में है, ये सही है। हाँ, ये देखिए लूनेज जो क्षेत्र है यहाँ पे आना चाहिए था जीटी, लेकिन यहाँ पे है राजस्थान, तो ये भी गलत है। कावेरी घाटी भाई महाराष्ट्र कहाँ से? ये भी काट दिए। तो ये आपका सुरमा घाटी सही है आंसर, यही मिलान करना था। ये टायर 2023 के हिसाब से पूछा हुआ है, टायर नहीं टीयर। टायर बोलने का आदत है इसलिए बोल देता हूँ। एक तरह से एग्जाम टायर की तरह है ना, लगता है सॉफ्ट है लेकिन एग्जाम देते हैं तो लगता है हार्ड है। अब चलिए पेपर नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमरा पदर बांध, ठीक है। यहाँ पे देखिए घुमरा पदर बांध बोलिए, या देखिए यहाँ पे दुधवा बांध है ना, यहाँ पे दुधवा नहीं था, बुधवा बांध है, ठीक है। दुधवा बांध यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन बुधवा बांध है। तो बुधवा बांध यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा? बुधवा बांध। तो हीराकुंड बांध, बुधवा बांध और घुमसा, तो ये पदार बांध है। तो हम बताएंगे महानदी पर है, ठीक है। चलिए ये बात तो हम क्लियर कर दिए। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। दूसरा प्रश्न है कि सतलुज काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कहलाता है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है वह हिमालय का भाग जो कहलाएगा उसे क्या कहेंगे? यही सवाल है, घुमा दिया है बस। तो कुमाऊं हिमालय के नाम से हम उसे जानेंगे, तो कुमाऊं हिमालय बोल देंगे। क्लियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, देखिए प्रीवियस ईयर में 2011 के जनगणना से कितने सवाल पूछे हैं बीपीएससी में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या लगभग कितनी है बताइए। तो सिक्किम की जनसंख्या हम बताते हैं लगभग 6 लाख है। कितने हैं? 6 लाख है। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथे प्रश्न है कि झूम की खेती का स्थानीय नाम कौन सा है? इसकी बात तो मैंने बोला था, बेबर,
बेवर को ही बेवर बोलते हैं। दहिया, याद रखिएगा, दहिया और पोडू, ये सब जो है उपरोक्त में से सभी हैं जो कि झूम की खेती का नाम है, जो कि स्थानीय नाम है, और ये कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न जो है, ध्यान से देखिएगा, पांचवा प्रश्न है कि शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का उद्गम स्थान बताना है। बताइए, तो उत्तर पश्चिम भारत में जो सक्रिय पश्चिम विक्षोभ है उसका उद्गम स्थल बताइए। तो बताइए, origin of western distribution active in northern western India is winter season बताना है ना। तो हम बताएंगे भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र बता देंगे। क्या बताएंगे? भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र बता देंगे। देखिए, इंग्लिश में मैंने ऐसे ही तोड़ मोड़ के बोल रहा है, इंग्लिश में मैंने स्पेशल हिंदी इंग्लिश जरूर लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से और लाऊंगा, जैसे कि हम एसएससी और बिहार सीजीएल के लिए एमसीक्यू चलाएंगे, ये बीपीएससी के लिए, लेकिन ये भी पढ़ के जाइएगा तो आपको काम ही आने वाला है, ये 100% जान लीजिए। तो जीएसटी, देखिए जीटी जो है ट्रेवर्था के अनुसार भारत का जो है एम प्रकार जो है, एम प्रकार क्या होता है ये तो कंफ्यूजन है। तो देखिए, एम प्रकार की एक जलवायु होती है, जलवायु का क्षेत्र जो होता है वो बताइए किस क्षेत्र को कहते हैं? तो हम पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहेंगे। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं। एम एक प्रकार का जलवायु है। अगर मैं पूछूं सातवां क्वेश्चन कि उत्तर भारत में चावल की स्थानीय किस्म की बात करें कौन सी है? तो स्थानीय किस्म, वहां का क्षेत्र का बताइए नाम। ठीक है, शीत ऋतु में तो अमन, शाली और अगहनी नाम का ये चावल है, और उत्तर भारत का ये नाम है और चावल का नाम है। तो उपरोक्त में से हम इसमें सभी लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब देखिए, ये लगभग हमारा खत्म होने वाला है, फिर विश्व का जो है ज्योग्राफी इसी में आ जाएगा और इंडियन ज्योग्राफी आज खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, ये क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिक्कत है, अगली बार और बेहतर करेंगे। तो आठवें क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव की बात करते हैं, मतलब कंटिनेंटल जो क्या बोलते हैं इसको। देखिए, अब विश्व, इसमें मैंने लिखा नहीं, यहाँ से शुरू हो जाता है, 9वें क्वेश्चन से शुरू हो जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, क्या हो जा रहा है? वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से शुरू हो जा रहा है। तो 9वें क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय बहाव की बात करते हैं, कंटिनेंटल जो ड्रिफ्ट है उसकी शुरुआत होती है, का सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो हम बताएंगे वेगनर ने दिया था। तो ए वेगनर का नाम आता है। ठीक है, ए वेगनर का नाम आता है। अगर बात करूं 10वां क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी अब चलने लगे हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है कि सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगेगा बता सकते हैं? तो हम जानते हैं कि इसका समय 25 करोड़ वर्ष लगेगा। कितना लगेगा? 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगर आपसे पूछ रहा है 11वां प्रश्न कि हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो ये बीपीएससी के हिसाब से आपको बताना है। 41th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और 56 और 59 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए, तो हम जानते हैं कि 44 बीपीएससी में पूछा है, तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की अगर बात करें तो 88 बताया जाता है। कितना? 88, मतलब 8 बताया जाता है। 12वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 12वां प्रश्न है कि ध्रुव तारे की दिशा बताने वाली तारामंडल है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ध्रुव की ओर बात करें तो ध्रुव के तारे की ओर अगर हम बात कर रहे हैं तो सप्तऋषि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोला जाता है, जिसे हम सप्तऋषि के ही नाम से जानेंगे। अगर 13वां प्रश्न की बात करें, 13वां प्रश्न है कि सौर मंडल में शामिल नहीं है। तो सौर मंडल में शामिल नहीं है मतलब सौर मंडल का भाग नहीं है। कौन नहीं है? ये 55 बीपीएससी और 53 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें बताइए कौन नहीं है। तो आप जानते हैं नेबुला का नाम सुने हैं? नेबुला का, जिसे निहारिका भी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं है, सौरमंडल का शामिल नहीं है नेबुला, जिसे हम निहारिका बोलते हैं। अब बात करते हैं 14वां प्रश्न की, 14 प्रश्न की। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है, तो बताइए क्या होगा? तो ये होते हैं हमारे जो है, नाम बताइए कि कितना देर लगेगा? तो हम बताएंगे 8 मिनट लगेगा।
है ना? तो आप सोचिए ना, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में समय जो लगता है, वो समय लगता है कितना? तो 8 मिनट ही लगेगा ना, 8 मिनट से ज़्यादा लगता है। चलिए, जो लेकिन सवाल दिया है वही सवाल करेंगे। 15वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, सूर्य को मतलब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो हम जानते हैं 365 दिन लगते हैं, लेकिन 365.25 डेज़ लग जाते हैं। ये भी बात सत्य है। तो ये हो गए हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसी में आ गया। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का आगे की हम बात करें तो और चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर नंबर सेट नंबर 11 चलते हैं। देखिए कभी-कभी डबल हो गया, 11 पेपर 11-12 ऐसे आप सजा लीजिएगा। क्वेश्चन है बीपीएससी से ही। याद रखेंगे। अब सवाल चलते हैं फिर से, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है अब। तो पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में कौन से तत्व प्रमुख हैं? बताइए। पृथ्वी की आंतरिक परत के मतलब इंटरनल जो लेयर होते हैं उसकी बात हो रही है कि निर्माण में कौन से तत्व प्रमुख हैं? कमेंट करेंगे तो बताइए कौन से हैं? तो हम बोलेंगे निकेल और फेरम है ना? तो निकेल और फेरम जहाँ दिखेंगे ये बात सत्य हो जाएगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर और बात करें हम लोग, क्या बात करें? तो दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपको मरुस्थल कहाँ पे दिखेगा? जहाँ पे 23 डिग्री लैटीट्यूड होगा। पूरा सुन लीजिए, 23 डिग्री अक्षांश के पास होगा। मतलब लैटीट्यूड होगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास होगा। ठीक है? नियरली, है ना? 23। अगर बात करें तीसरे प्रश्न की तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जुपिटर का है। जुपिटर मतलब बृहस्पति का है। ठीक है, गुरु जी का है। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है या पूरा कर सकता है? तो हम जानते हैं कि शनि भाई सटन जी जो है पूरा करते हैं 29.5 ईयर्स में करते हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मेरा 29.5 वर्ष बताते हैं। 5वां नंबर देखें तो अब चलते हैं अरुण जी से मिलते हैं। अगर मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का फनी वीडियो देखे होंगे तो आपको मजा आएगा, याद हो जाएगा। तो अरुण जी से मिलिए, अरुण ग्रह से मिलिए, जिन्हें हम अरुण जी को ही बोलते हैं यूरेनस, है ना? तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो शनि का तो हम समझ गए 29.5 वर्ष जान गए, और पृथ्वी का भी जान गए 365.25 वर्ष बता दिए। लेकिन ये बताइए कि अब अरुण जी का बताइए। तो अरुण जी को याद करना है ना, तो 84 ईयर्स याद रखिएगा। यूरेनस 84 ईयर्स, तो 84 वर्ष लग जाते हैं। ये हो गया। सौर मंडल का सबसे लंबा वर्ष किस ग्रह पर होता है? तो देखिए लॉन्गेस्ट ईयर अगर बोला जाए तो यहाँ पे देखिए प्लूटो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो प्लूटो का वैल्यू था, लेकिन प्लूटो ग्रह अब नहीं है। ठीक है, ये कृत्रिम ग्रह था एक तरह से, तो प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया तो 8 ग्रह बचे। तो हमारा जो नेपच्यून है, नेपच्यून जिसे हम अरुण और वरुण बोलते हैं, है ना? तो नेपच्यून को वरुण बोला जाता है। तो इसमें वरुण जो है ये आपका सही होगा। तो वरुण पर हम सबसे लंबा वर्ष जो है रहते हैं। लॉन्गेस्ट 165 वर्ष। ठीक है, 165 वर्ष। चलिए, अगर 7वें प्रश्न की बात करें तो उत्तर-पश्चिम विस्तार की बात करते हैं। लैटीट्यूड की बात करेंगे। लैटीट्यूड बोल रहा हूँ, मतलब उत्तर-दक्षिण विस्तार का अगर बात करें, तो विस्तार के आधार पर सबसे लंबा देश है। तो सबसे लंबा देश कौन-सा है बता सकते हैं? 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सबसे लंबा देश अगर आपसे पूछ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। कमेंट करिएगा सबसे लंबा देश। तो हम सबसे लंबा देश हम जानते ही नहीं हैं। बताइए, ऑप्शन के हिसाब से बताइए। चिल्ली का नाम सुने हैं? चिल्ली का नाम अवश्य सुने होंगे। तो याद रखिएगा, ये जो दक्षिण है वो अक्षांशीय है। लैटीट्यूड का बात बोल रहा है कि उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार के आधार पर सबसे लंबा देश अगर पूछे तो हम बताएंगे चिल्ली को बता देंगे। ये सवाल बीपीएससी में पूछा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर सबसे लंबा देश कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, बताएंगे। लेकिन रूस ऑप्शन में दे दिया है इसलिए ना, अगर रूस ऑप्शन में मान लीजिए हम छाड़ देते हैं, ठीक है, तो चिल्ली होगा। क्लियर हो गया?
ठीक है ना। दक्षिण, अगर उत्तर से दक्षिण की तक लंबाई अगर पूछे तो रूस का बताइएगा सेकंड नंबर पे। तो देखिए रूस ऑप्शन में दिया है, इसे रूस आंसर लगाएंगे, लेकिन है तो अभी चिल्ली। ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में सवाल जो है रूस को नहीं दिया था ऑप्शन में। चलिए अगर 8वें प्रश्न की बात करें तो काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यह किस देशांतर पर स्थित है? तो किस देशांतर पर स्थित है बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए। तो प्रधान मध्य रेखा पर है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। लेकिन हमको ये पूछ रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो किधर? तो हम बताएंगे आपका लॉन्गिट्यूड तरफ जाएंगे, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड चले जाएंगे। तो ये आंसर आपका सही होगा। और जो मैंने वो बोला, वो प्राइम मेरिडियन जो है वो एक मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि निर्धारित करता है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 9वें प्रश्न का, तो विश्व का मानक समय किस मेरिडियन से निर्धारित किया जाता है, मतलब देशांतर से? तो हम बताएंगे प्राइम मेरिडियन से निर्धारित किया जाता है। याद रखने वाली बात है। यही सवाल को बस घुमाया था और मैंने भी घुमाया। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो किस महासागर से होकर गुजरती है? तो हम बता देंगे 10वें प्रश्न का जवाब कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और इससे बड़ा बात क्या बता सकते हैं, जिसे पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। अब देखिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा, अगर पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाइएगा तो सबसे छोटा दिन हमारे 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यही 22 दिसंबर को बड़ा दिन हो जाता है। तो छोटा दिन पूछ रहा है तो 22 दिसंबर। और किधर? नॉर्थ गोलार्ध में। और याद रखिए, मतलब नॉर्थ में बोल रहा हूँ, हाँ नॉर्थ गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में। और यही अगर साउथ में जाते तो बिग हो जाता, बड़ा हो जाता दिन। 11वां प्रश्न देख के बताइए कि द्वीपों का खिसकना, द्वीपों का ड्रिफ्ट होना किस कारण से होता है? मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, किस कारण से हुआ है बताइए। कारण इसका बता सकते हैं तो प्लीज बताएंगे। विवर्तीकरण का नाम सुने होंगे। विवर्तनीकरण को ही टेक्टोनिक क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक क्रिया बोलते हैं। अगर मैं बात करूं 13वां प्रश्न की बात करते हैं, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अगर पूछे किस प्रकार की पर्वत श्रेणियों में जो है पाई जाती है, कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं 13वां प्रश्न का जवाब मध्य अमेरिका पर्वत को बोलते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, है ना। यंग फोल्डेड माउंटेन्स बोला जाता है। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न है विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है? एंडीज पर्वत। इसमें सोचना ही नहीं है। 15वां प्रश्न है यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो अल्पस पर्वत श्रृंखला, ये हम जानते हैं, इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए, तो ये हो गए हमारे 12 सेट हो चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग 13वें सेट की ओर चलते हैं, जो कि है नहीं। नेक्स्ट इसका पीडीएफ बनाकर मैं करता हूँ। आपको अगर पीडीएफ चाहिए या नलिन अकेडमी को अगर व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि नलिन अकेडमी अब नए तरीके से लाने वाला वीडियो कंटेंट है। और अगर ये कंटेंट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अवश्य होगा रिजल्ट। ये नलिन अकेडमी भरोसा दिलाता है जीके जीएस में। बस कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा तरीका है, बस उसे आप फन करके एंजॉय करके सुनते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और याद रखिएगा एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो जाके उसका मॉक टेस्ट दीजिए, फीडबैक दीजिए, कैसा लग रहा है तो कंटिन्यू करूंगा। और ये दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो आएगा #1 #2 #3 करके वीडियो आ रहा है, आप जरूर सर्च करिएगा, वाई नलिन अकेडमी सर्च करिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद। याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। तो चलिए, आप मेरे बिना चल सकती हैं, मैं आपके बिना नहीं चल सकता।